Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start industrial era and imperialism in European history. European history को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को पढ़ा है। हिस्ट्री विद नाते के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड डिटेल ओवरव्यू मिलता रहे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल ईरा का इंट्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्रियल ईरा जो है ना कब स्टार्ट होता है, 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है और 19th सेंचुरी तक ये जारी रहता है। इसमें हम लोग मेनली किस बात के ऊपर शिफ्ट देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमीज़ आ गई थी, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो गई थी और ये ब्रिटेन तक जा पहुंचा था। और 1760 में इसने जो है ना वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। किसमें? टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी और सोसाइटी लाइक स्टेट्स बन गई थी। यूरोप के अंदर भी यही सिचुएशन अराइज हो गई थी। अब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कॉजेज़ को देखते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेन रोल है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसने लोगों की फूड और लेबर सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया था। स्टीम इंजन्स बन गए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ गई थी। कोल और आयरन के रिसोर्सेज जो है ना ब्रिटेन में पहुंचना शुरू हो गए थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी। बैंकिंग सिस्टम ग्रो कर गया था। इम्प्रूव हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। कैनाल्स, रेलवेज़ और स्टीम शिप्स जो है ना वो आ गई थी और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तरसीलाते ज़र को पहुंचाना और रिसोर्सेज को पहुंचाना ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि मतलब कोल और आयरन से जो है ना हमारी इंडस्ट्रीज़ रन हो रही थी, बैंकिंग सिस्टम ग्रो कर रहा था, लेबर सप्लाई आसानी से हो रही थी और इसके अलावा जो है ना मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उस वक्त तक आ गई थी। ठीक है, इसी वजह से फिर हम लोग देखते हैं कि ये फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है ना सबब बनता है। इसमें हम लोग डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो 1760 से 1850 तक जारी रहती है। इसमें मेनली एम्फोसाइज किस बात के ऊपर होता है? टेक्सटाइल, स्टीम और आयरन के ऊपर होता है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से कब तक रहता है? 1850 से 1914 तक। इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि स्टील की प्रोडक्शन में इजाफा होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में इजाफा होता है, ऑयल के ऊपर काम होता है और ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की मेजर इवेंट्स की बात करें, मेजर इन्वेंशंस की बात करें, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जेम्स वट ने स्टीम इंजन दरियाफ्त किया था। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम ईजाद किया था। जॉर्ज स्टीफनसन ने लोकोमोटिव्स तैयार किए थे। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना सामान को, रिसोर्सेज को पहुंचाने में मदद करते थे। हेनरी बेसमेर ने स्टील प्रोसेसर्स बनाया था, बेसिमर ने। ठीक है, इसमें हम लोग थॉमस एडिसन का देखते हैं कि उसने लाइट बल्ब ईजाद किया था। ठीक है, ये तो थे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत सारे मतलब इन्वेंशंस। ठीक है, आप लोग ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद कर लें कि जेम्स वट ने स्टीम इंजन के ऊपर काम किया था। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम के ऊपर काम किया था। जॉर्ज स्टीफनसन ने लोकोमोटिव्स के ऊपर काम किया था। हेनरी बेसिमर ने स्टील प्रोसेसिंग बनाई थी और थॉमस एडिसन ने बल्ब को ईजाद किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या क्या आए हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो उसमें हम लोग अर्बन ग्रोथ देखते हैं। मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए काम होते हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम होता है और साइंस के ऊपर काम होता है। तो ये इसका पॉजिटिव वे ऑफ मतलब हमारे पास पॉजिटिव उसका इमेज है। अब अगर हम लोग नेगेटिव इमेज की बात करें तो उसमें हार्श लेबर, यानी लोगों से बहुत बेतहाशा काम लिया जाता है। चाइल्ड वर्क यानी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा थी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ना इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आते हैं इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम लोग लिबरलाइजेशन की जो है ना इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देखते हैं। इसमें फ्री मार्केट्स थी। एडम स्मिथ जो है ना वो आ गए थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है ना फ्री मार्केट्स आ गई थी। फ्री मार्केट का जिक्र जो है ना एडम स्मिथ अपनी लिबरलाइजेशन में करते हैं। अब वर्कर्स के राइट की बात करते हैं। मार्क्स, ठीक है, मार्क्स और एंजल्स सोशलिज्म की बात करते थे, ट्रेड यूनियन की बात करते थे, रिफॉर्म्स की बात करते थे और जो भी हमारी कंडीशंस थी ना और हमारे एक्ट्स थे उनके इम्प्रूवमेंट की बात किया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फिर ट्रांजिशन कैसे होती है इंपीरियलिज्म की तरफ। इंडस्ट्रियल सक्सेस जो है ना यूरोप को इकोनॉमिक पावर यानी इकोनॉमिक उसकी एम्पावरमेंट कर गया।
अब नेशंस जो है ना वो रॉ मटेरियल लेते थे दूसरे मुल्कों से, मार्केट अब्रॉड उनकी थी। इसी वजह से फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे इम्पीरियलिज़म जो है ना वो एक्सपैंड होता गया। अब उसके बाद हम लोग इम्पीरियलिज़म का मीनिंग भी देखते हैं। अब इम्पीरियलिज़म का ये मतलब होता है कि कैसे जो है ना वन कंट्री की डोमिनेशन अनदर कंट्री में हम लोग ले जाते हैं, इन अ सेंस पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ना हम लोगों ने न्यू इम्पीरियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट देखा और उसकी एज देखी, और वो टाइम पीरियड कौन सा है, 1870 से 1914 तक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ना यूरोपियन कंट्रोल जो है ना वो एक्सपैंड कर गया था एशिया से अफ्रीका की जानिब। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इम्पीरियलिज्म के जो है ना कॉजेज़ क्या क्या थे। उसमें फर्स्ट जो मेन कॉज है वो है इकोनॉमिक, इसमें रॉ मटेरियल और मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद पॉलिटिकल जो है ना कॉज आता है, उसमें पावर और प्रेस्टीज आ जाता है। नेशनलिज्म और कल्चरल सुपीरियॉरिटी की भी बात आती है जो कि इम्पीरियलिज्म की बात करता है। अब टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टीम शिप आ गई थी, वेपन्स आ गए थे, मेडिसिन आ गई थी। उसके बाद मेजर इम्पीरियल पावर का जिक्र करते हैं। इसमें ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। फ्रांस में अफ्रीका और इंडो चाइना की बात करते हैं। जर्मनी में टोगो कैमरून की बात करते हैं। बेल्जियम में कॉन्गो और इटली में लीबिया और सोमालिया की बात करते हैं। अगर मैं की इवेंट्स की बात करूं, इम्पीरियलिज्म के की इवेंट्स, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे बर्लिन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वो कब बुलाई जाती है, 1884 से 1885 तक। इसमें अफ्रीका डिवाइड हो जाता है, ब्रिटिश राज आता है, इंडिया जो है ना डिवाइड हो जाता है 1857 के बाद, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है। ओपियम वॉर्स किसके ख़िलाफ़ लड़ी जाती है, चाइना के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है। बोयर वॉर जो है ना वो साउथ अफ्रीकन के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है। अगर मैं इम्पीरियलिज्म के इम्पैक्ट्स की बात करूँ तो उसमें कॉलोनीज़ की एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर काम होता है, कल्चरल लॉस बहुत ज़्यादा आता है। यूरोप में हम लोग देखते हैं कि वेल्थ की एक्यूमुलेशन होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, राइवलरी होती है और वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। ये हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप लोग ले सकते हैं। अगर मैं इनके क्रिटिसिज्म की बात करूँ तो इसमें एक क्रिटिक है हॉब्सन और लेनिन की। ठीक है, अब लेगेसी अगर मैं बात करूँ तो उसमें नेशनलिज्म, ग्लोबल इनइक्वलिटी आ जाती है, डी कलोनलाइजेशन आ जाती है। वो कब आती है, 20th सेंचुरी के अंदर डी कलोनलाइजेशन आ जाती है, जिसमें कॉलोनीज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, एम्पायर लाइक कॉन्सेप्ट, कॉलोनीज़ लाइक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और इम्पीरियलिज्म का कंपैरिजन देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि इंटरनली इकोनॉमिक चेंज आया, जबकि इम्पीरियलिज्म में हम लोग देखते हैं कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुई, यानी एक्सटर्नल जो है ना हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा। इंडस्ट्रियल पावर जो है ना वो इंडस्ट्रियल पावर फ्यूल करता है कि वो कैसे जो है ना इम्पीरियल कन्क्वेस्ट ला सकता है। उसके बाद अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है ना वो यूरोप को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर गई। इम्पीरियलिज्म जो है ना वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहा है, उसने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ख़त्म किया है। हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलती रहें और करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलती रहें। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।